बहनों भाइयों, जज्बा और जज्बा के सुनने वाले हमारे सभी व्यूअर्स का, दर्शकों का हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जज्बा अब महज एक कार्यक्रम भर नहीं रह गया है। जज्बा अब महज एक टीवी चैनल का एपिसोड भर नहीं रह गया है। जज्बा अब एक बहुत बड़ा कुनबा बन गया है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इस बात का प्रमाण है, इस बात की साक्षी है सोशल मीडिया। हमारे टीवी चैनल पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं, उनका प्यार, उनका स्नेह जो हमारे पास आता है, वो प्यार हमारी पूंजी है, हमारी अमानत है, और वो जज्बा को एक हौसला अफजाई देता है। आइए आज का जज्बा मैं शुरू करूं, लेकिन उससे पहले मुझे अमृता जी प्रीतम याद आ रही। अमृता जी प्रीतम कहती हैं कि अब अर्धनारीश्वर का जो फलसफा है वो टूट गया है, वो दूर हो गया है, और जो शिव शक्ति का चिंतन है वो अब हमारे पास नहीं रह गया। और इसी से दृढ़ता पैदा हुई और इसी से जड़ता पैदा हुई है। जब चिंतन नहीं रहेगा, जब फलसफा नहीं रहेगा, तो दृढ़ता होगी, चिंतन कहां से होगा। बहरहाल जब हम देखते हैं तो सारा दृष्टिकोण, सारा फोकस, क्योंकि रूह मर गई है, आत्मा मर गई है, इसलिए देह तक सीमित हो गया है। और जब देह तक सीमित हो जाता है तो इंसान आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि देह की एक सीमा है। और इसीलिए कविताएं, शायरी और लेखन, इन सब से परे हमें अलग दुनिया में ले जाती है। तो आज ये चिंतन, ये दृष्टिकोण, ये फलसफा, इन सब को लेते हुए हम जज्बा की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमें खुशी है कि आज हमारे साथ ऐसी वरिष्ठ कवित्रियां, चाहे हमने ये सीमा तो रखी नहीं कि कोई वरिष्ठ है या कोई नवोदित है या कोई स्थापित हो, हमने जज्बा को एक कुनबा माना है, जैसा कि मैंने आगाज में कहा। तो आज हमारे इस कुनबे में सबसे वरिष्ठ हैं आदरणीय नीना जी छिब्बर, आदरणीय अनामिका जी, आदरणीय रिंकल जी, आदरणीय निधि व्यास और आदरणीय अमिता जी। दोस्तों, आइए जज्बा को हम शुरू करें। तो किसी भी यात्रा पे, चाहे वो काव्य यात्रा हो, आगे बढ़ने के लिए एक मैनेजमेंट की जरूरत होती है। और मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण मुझे याद आता है कि ब्रिज में एक 15 साल का छोरा था, एक नवयुवक था, और वहां पर इंद्र ने जो राजा के रूप में जो कहर बरपाया, उस 15 साल के युवक ने अपने साथी नवयुवकों को इकट्ठा किया और एक पहाड़ी पर चढ़ के अगले 5 महीनों तक, पूरे चातुर्मास के दौरान, चौमासे के दौरान, अपनी उस पहाड़ी के नीचे पूरे के पूरे ब्रज मंडल को समेट लिया। और फिर जो मैनेजमेंट का परिणाम आया वो हम सब जानते हैं कि राजा इंद्र को झुकना पड़ा। तो कभी कभी इस तरह का जो प्रबंधन होता है, जो मैनेजमेंट होता है, वो आगे बढ़ाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी कवित्री हैं आज के कार्यक्रम के आगाज में, जिन्होंने इस मैनेजमेंट को अपने जीवन में अपनाया और एक नया चिंतन काव्य यात्रा के दौरान उसको अपने चिंतन में शुमार किया। वो लिखती हैं मांगलिक अवसरों पर, और बहुत से ऐसे अवसर हैं, लिखती तो हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं उपहार के रूप में कविता दूंगी। और ये एक नया चिंतन, एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने शुरुआत की है। तो ऐसे हमारे आज के जज्बा की पहली कवित्री हैं आदरणीय रिंकल जी जैन। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपना काव्य पाठ करें। वतन की मिट्टी से जब मैंने की गुफ्तगू, तो एक ऐसा सैलाब उठा कि पूरा हिंदुस्तान पराधीनता के बेड़ियों में लिपटा हुआ था। उस पराधीनता और आजादी के बीच का फासला आज तुम्हें सुनाती हूँ। आंखों में अगर आंसू आ जाए ना, तो उन वीर शहीदों को अर्पित कर देना। ऐसी वीर गाथा सुनाते हुए। वतन की मिट्टी को भर हाथों में सौगंध भगत ने उस दिन खाई थी, जिस दिन जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोला चलाई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा, बसंती चोला लहराया था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने फांसी के फंदे को हंस के गले लगाया था। देश के पहले क्रांतिकारी को कैसे हम भूल जाए। मंगल पांडे
क्रांति की चलाई जिसने आंधी थी, बहिष्कार कर अंग्रेजी राइफल का, हिम्मत उसने गजब की दिखाई थी। बहुत बहुत उस वीरांगना लक्ष्मीबाई को सिंह से दहाड़ती अंग्रेजों के विरुद्ध बनकर खड़ी वो काली माई थी। जिस दिन टूटी अंग्रेजों पर बिजली बनकर, उस दिन अंग्रेजों की शामत आई थी। क्या बात, क्या रानी पद्मिनी कूद पड़ी जौहर कुंड में, 16,000 वीरांगनाएं संग आई थी। उनके शौर्य और हिम्मत के आगे अग्नि ने चुप्पी तोड़ी थी। और दुश्मनों की ताकत, हिंदुस्तान की ताकत आज दुश्मनों ने देखी थी। क्या वाह। बात, क्या बात। ये तो मात्र कुछ क्रांतिकारी है, पर शेष अभी बाकी है। ये आजादी जिनके लहू से होकर निकली है, मिट्टी में उसकी कफन की कुछ बूंदे आज भी बाकी है, आज भी वाह, बाकी है। मिट्टी में वाह, खुशबू क्या बाकी बात है। है, बहुत क्या खूब, बहुत खूब। झूल गए थे फांसी के फंदे पे हंसते हंसते, इनकलाब जिंदाबाद की वो गूंज बाकी है। ये आजादी जिनके लहू से होकर निकली है, मिट्टी में उसकी कफन की कुछ बूंदे आज भी बाकी वाह, है। क्या मिट्टी में बात, खुशबू, क्या कुछ आज भी बाकी। वाह, कफन ओढ़कर तिरंगे में लिपटी थी शहादतें, वतन की मिट्टी से किया वो वादा बाकी है। वाह। ये आजादी जिनके लहू से होकर निकली है, मिट्टी में उसकी कफन कुछ बूंदे आज भी बाकी है, वाह, आज भी क्या बाकी बात, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, देशभक्ति का बहुत अच्छा दर्जा। बहुत अच्छा। खड़े ही वो सरहदों पे ताकि हम घरों में दीप जला सके दीपावली का, सियाचिन की पहाड़ियों पर गंगा मैया की वो सौगंध बाकी है। ये आजादी जिनके लहू से होकर निकली है, मिट्टी में उसकी कफन की कुछ बूंदे आज भी बाकी है। आज भी बाकी। कैसे भूल जाए वो चित्कारे, वो खामोशी, वो लाशें, वो अत्याचार की दास्तां, वो पराधीनता के बेड़िया, वो फंदे पे झूलती क्रांतिकारियों के टोलिया, जेल में कैद रूखी सूखी रोटियां, वो गंगा मैया की खामोशी और आसमान के बरसती वो आंखें। क्या बात, आसमान बहुत में बरसते हुए। बहुत अच्छा। कितना झेला है तब जाकर अपने हिंदुस्तान में परिंदों की तरह उड़ पाए हैं, अपनी ही धरती पर सर उठाकर चल पाए, अपनी शान शौकत को सांप पर रख जीते थे हम कभी, आज शहीदों के बलिदानों से पराधीनता की बेड़ियां तोड़ पाए, क्या पराधीनता की वाह, बेड़ियां। बहुत अच्छा, बहुत, बहुत ही, बहुत, बहुत खूब, बहुत खूब, देश के प्रति बहुत सुंदर। बहुत खूब। दूसरी कविता, उन स्वागत। चंद नोटों की कीमत मुझे आज समझ में आई, जो माँ ना अपनी बंद अलमारी में साड़ियों के पीछे कहीं छिपा वाह, देती थी। वाह, साड़ियों क्या के बात। पीछे छुपाना वो बहुत। 2 साड़ी में पूरा साल निकाल देती थी हम्म। और टूटी फूटी चप्पलों को जैसे पैरों से लगा कर रखती थी। वाह, क्या बात। अपने लिए कभी कुछ लेते नहीं देखा है, हम्म। उस पुरानी साड़ी में मैंने माँ को हमेशा मुस्कुराते हुए मुस्कुराते देखा। क्या हुए। बात है, वाह, बहुत खूब, माँ, बहुत माँ, खूब, माँ, बहुत माँ ही खूब। होती है। हमारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया, हमें काबिल इंसान बनाया, परिंदों की तरह उड़ना सिखाया। मेरी माँ ने मेरे लिए पूरा आसमान मान बनाया। ऐसा नहीं है मेरी माँ को सजने संवरने का शौक नहीं था, पर उस पुरानी साड़ी में कहर ढाना माँ को बखूबी आता था। वाह, ये बहुत सुंदर है। बहुत कहर खूब, ढाना। बहुत खूब, बहुत पर माँ ही जो कर हम सकती है। मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उनके लिए सपनों और हकीकत बीच में एक दीवार खड़ी होती है, उस पे बिल्कुल, लिखा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही, बहुत पर हम मिडिल क्लास लोगों का क्या, हर वक्त जूझना पड़ता है, अपने कदमों को रोकना पड़ता है, और कितनी बार कॉलेज की लंबी फीस देखकर माँ बाप से पूछने से पहले भी 100 बार सोचना सोचना पड़ता है। क्या पड़ता बात है। है, बहुत मैंने तो चांद का दीदार किया था उस दिन, पर मेरे हिस्से में ना वो आसमान भी नहीं था। देर रात तक इंतजार कर, तब कर सो गई मेरी आंखें, फिर क्या, वो चांद तो मिला मुझे, वो आसमान तो मिला मुझे, पर उसमें चांद नहीं था। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। पर जो माँ होती ना, बड़ी कमाल की होती है, हमारी हर उलझन को बिना कहे पढ़ लेती है। पढ़ लेते। बहुत अच्छा। बुलाया उस दिन उसने मुझे अपने कमरे में, जी। आज पहली बार उनकी पूरी अलमारी खाली थी, बेड पे बिखरी वो चंद साड़ियां जिनको समेटने की मेरी बारी थी। ओह, क्या बात। उस दिन ना मैं साड़ियां नहीं समेट रही थी, अपने ख्वाबों को पिरो रही थी। ये बहुत वाह, सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत ही हर एक साड़ी उससे निकलता नोट मानो मुझसे कुछ कह रहा था। अलमारी तो जम गई थी माँ की सारी, पर वो चंद नोट रह गए थे, जो कहने को तो चंद नोट थे, पर जब मैंने उन्हें गिना तो पूरा 99,999 थे। ओह, वाह, क्या बात है, बहुत। हाथों में थमाया मेरी माँ ने मुझको, पंखों ने भरी फिर उड़ान थी, आसमान भी कर रहा था दीदार मेरा, मिला मुझे मेरे हिस्से का आसमान। वाह, क्या बात। ये माँ ही कर सकती है। वाह, आसमान बिल्कुल, में आज माँ कर भी सकती है। आज भी वो पुरानी साड़ियां सजी है माँ की अलमारी में किसी कोने में, जो मुझे एहसास कराती है मेरी कामयाबी के पीछे मेरी माँ है, माँ। मेरे टूटते ख्वाबों को मंजिल तक पहुंचाने वाली मेरी माँ है। वाह। उनकी आशीष के बिना मेरा वजूद ही क्या, आज मैं जो कुछ भी उसकी वजह मेरी माँ। वाह, उसकी बहुत वजह बहुत मेरी बहुत बहुत खूब, बहुत ही खूब, बहुत खूब। आखिरी कविता है, चंद पंक्तियों की है, स्वागत, इंस्पिरेशनल। स्वागत। कुछ पाना है, कुछ कर दिखाना है, इस दुनिया में अपना नाम कमाना है, बहुत से अरमां है दिल में और बहुत से सपने, बहुत कुछ करना है इस छोटी सी जिंदगी में।
आसमां को छूना है, मंजिल को पाना है, क्या बात, हौसले से अपने कदम मंजिल की ओर बढ़ाना है। बहुत अच्छा। मंजिल मिलेगी मुझे, पूरा एतबार है, खुद पे ही नहीं खुदा पर विश्वास है। मेहनत और लगन, ये जिंदगी के दो पहलू, इससे हम अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे और एक दिन खुद पे नाच करेंगे और दुनिया पे राज करेंगे। और दुनिया क्या पे बात, राज बहुत 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 एक छोटी सी आखिरी कविता है। वो दो हाथ जो हमेशा ही मेरे साथ चले, कभी दुआ बनकर तो कभी दवा बनकर, वाह। कभी रास्ते के फूल बनकर तो कभी स्वयं रास्ता बनकर, तपती धूप पे छांव बनकर, तेज बुखार में ठंडा रुमाल बनकर। जब भी बीमार हुई हो, दवा से ज्यादा जिनकी दुआएं काम आई है, वो बुआई है जो मेरी नजर उतारने हर बार चली आई है। क्या वो बुआई है जो वाह। मेरी नजर उतारने हर बार चली आई है। वाह। थैंक यू सो मच। दोस्तों, विज्ञान कहता है, साइंस कहती है कि ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है, ना ही ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, लेकिन ऊर्जा का रूपांतरण जरूर किया जा सकता है। अगर मेरी नजरों का काफिला एक वाकये की तरफ दौड़े तो महाराष्ट्र में एक लड़का था, वो फेल हो गया और उसके जो पापा थे, जो डैडी थे, वो उसी विद्यालय में प्रोफेसर थे। पापा ने पूछा, बेटे फेल कैसे हो गए, पढ़ाई में मन नहीं लगता? उसने कहा, नहीं, मेरा मन क्रिकेट में लगता है। और लेकिन वो प्रोफेसर थे, समझदार थे, उन्होंने डांटा नहीं और उसे एक ऐसी क्रिकेट एकेडमी में भर्ती कर दिया जहां प्रोफेसर आचरेकर साहब क्रिकेट सिखाते थे और उनका वो विद्यार्थी बन गया। और उसने क्रिकेट की वो ऊंचाइयां छुई कि वो एक उदाहरण बन गया। वैसे तो वो फेलियर स्टूडेंट था, लेकिन जिस कक्षा में वो फेल हुआ, उसी कक्षा में, यानी मराठी की कक्षा में, जो किताब थी मराठी भाषा की, उसमें हमारे आदर्श नाम से उसी का एक चैप्टर सम्मिलित किया गया और वो थे हमारे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर। तो बहनों भाइयों, कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो वैसे तो आदर्श बन जाती हैं, लेकिन हमारे साथ एक ऐसी कवित्री हैं जो पेशे से तो अध्यापिका है। उन्होंने अपने भीतर छिपी कविता की ऊर्जा का ऐसा रूपांतरण किया है कि अपने प्रियजनों को उन्होंने उपहार स्वरूप भी दिया है और सूरत में एक स्पेशल स्कूल को एजुकेटर के रूप में भी उन्होंने अपना काम किया है और बच्चों को कविताएं भी सिखाई है, बच्चों को कविताओं का प्रेम भी दिया है। हमारे साथ हैं आज एक ऐसी ही कवित्री अमिता जी भंडारी। मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना रचना सुनाएं। नमस्कार। नमस्कार। मेरी पहली कविता का शीर्षक मानवता। स्वागत है दिल में छुपी पर दिखती नहीं, है दिल में छुपी पर दिखती नहीं, मानवता है अभी यहीं कहीं। दस्तक देती रहती मन पर, रह रह कर हमसे बतियाती है। दस्तक देती रहती मन पर, रह रह कर हमसे बतियाती है। मानव हो तुम, मानव ही रहो, क्यों मानवता को झुटलाते हो। क्या मानव, क्या बात, मानव बहुत अच्छी। जब जब सोचा कर दूं मैं मदद, जब जब सोचा कर दूं मैं मदद, तब तब यह सोच रुक जाते हो, मैं ही क्या इंसान एक यहाँ है और कई पहले से जहां। वाह, बस उनकी ओर तकता रहता, पीछे रह जाती मेरी मानवता। वाह, क्या है दिल में छुपी पर दिखती नहीं, मानवता है अभी भी यही। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। है पीढ़ी नई, है नया समाज, सबके अपने हैं अलग विचार। है पीढ़ी नई, है नया समाज, सबके अपने हैं अलग विचार। देना हो जब भी सच का साथ, देना हो जब भी सच का साथ, क्यों दोषी हो जाते हालात। क्या बात है, क्यों दोषी हो जाते हालात। मानवता की हो जब भी बात, क्यों चुप्पी को लेते हो साथ। मानवता की हो जब भी बात, क्यों चुप्पी को लेते हो साथ। मानव हो तुम, मानव ही रहो, मानव को हो मानव से प्यार। मानव को हो मानव से प्यार। बहुत अच्छा प्रश्न है और उत्तर भी आपने, संदेश भी बहुत अच्छा है। आगे बढ़ो थामो वो हाथ,
आगे बढ़ो थामो वो हाथ, इंसा होकर तो दो इंसा का साथ, इंसा होकर तो दो इंसा का साथ, मानव हो तुम मानव ही रहो, अपनी मानवता को पहचानो आज। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। अगली कविता का शीर्षक है घुटन। 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 स्वागत। अब घरों के भीतर बढ़ने लगी है घुटन, वाह। घरों के भी। अब घरों के भीतर बढ़ने लगी है घुटन, क्योंकि मकानों के आगे बन जाती है दीवारें, मकानों के पीछे बढ़ जाती है दीवारें, क्या बात। बन जाती और बढ़ जाती है। और उन दीवारों से फिर छुप जाते वो नजारे वाह, जिनमें दिखते थे खुले आसमान वाह। या आसमान का एक टुकड़ा सा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। बदलते मौसम, सर्दी गर्मी धुंध बारिश, या दिन के बदलते रूप, सुबह शाम या दोपहर रात, और दिख जाते थे कभी कभार उनमें उड़ते पंछी या उड़ते जहाज, वाह, वाह। रात में टिमटिमाते इक्का दुक्का तारे, तारे। पूनम का पूरा चांद या अष्टमी का आधा सा, क्या बात। पर छुप जाते हैं ये सारे नजारे उन दीवारों से जो जोड़े रखती थी हमें प्रकृति से। वाह, बहुत खूब, किसी जोड़ना जरूरी। उन पुराने घरों में, याद कीजिए उन पुराने घरों को, हम्म, उन पुराने घरों में इसीलिए होती थी वो जालियां शायद, उन पुराने घरों में इसीलिए होती थी वो जालियां शायद, जिनसे छन छन के आती थी चांदनी, छन छन के आती थी चांदनी। छन। वाह, वाह। दोपहर की धूप या बारिशों का पानी, वाह, अकेले होने पर भी जहां प्रकृति का होता था साथ, वाह। और मिल जाती थी बाहरी दुनिया की खबर, बहुत अच्छा, और मिल बहुत जाती थी बाहरी बाहरी दुनिया की खबर। खबर। इसीलिए शायद गौर कीजिएगा, हम्म। नए घरों में नहीं बस पाते वो पुराने लोग, वाह, क्या बात है। क्योंकि प्रकृति का साथ जो छूट जाता है और बढ़ने लगती है घुटन। बहुत अच्छा, नए बहुत रिवाज अच्छा, और बहुत पुराने अच्छा, लोग। बहुत खूब। धन्यवाद। अगली मेरी कविता जिसका जन्म मेरे सामने बैठी है गुरु क्या बात। नीनाजी छिब्बर की एक लघु कथा पढ़ते हुए, जिसके बाद उसका जन्म हुआ, बहुत अच्छा। और ये नई पीढ़ी के लिए है। उसके लिए जमीन तैयार मत करो, वाह, उसके लिए जमीन तैयार मत करो, जो आसमान में उड़ना चाहे। क्या बात है, क्या बात। उसके लिए जमीन तैयार मत करो जो आसमान में उड़ना चाहे, उसके पैरों में बेड़ियां मत डालो, उसके पैरों में बेड़ियां मत डालो, जो खुलकर दौड़ना चाहे। क्या बात है। उसके ख्यालों को हकीकत मत दिखाओ, उसके ख्यालों को हकीकत मत दिखाओ, जो नामुमकिन में मुमकिन को ढूंढना चाहे। वाह, नामुमकिन में मैं मुमकिन। मुमकिन को। हर कोई अपना दांव खुद खेलना चाहता है यहाँ, वाह, हर कोई अपना दांव खुद खेलना चाहता है यहाँ, तुमने उन्हें खेलना सिखा दिया है। वाह, या तो हार जाएंगे या जीत जीत जाएंगे, जाएंगे। हाँ। क्या पर सटायर। खुशी वो खुद खेल कर ही पाएंगे। पाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया सटायर। बहुत धन्यवाद। अगली मेरी कविता स्वागत। स्त्री का जो अब बदलता स्वरूप है, जी हाँ। और उसके साथ बदला है स्वरूप पुरुष का, उस पर स्वागत है। एक सशक्त स्त्री, सभी स्त्रियां यहीं पर है, एक सशक्त स्त्री धुरी है राष्ट्र की, धुरी है समाज की, और धुरी है परिवार की। स्वीकार्य है। एक सशक्त स्त्री धुरी है राष्ट्र की, धुरी है समाज की, और धुरी है परिवार की। जितना आगे बढ़ी है स्त्रियां, जितना आगे बढ़ी है स्त्रियां, उतना ही आगे बढ़े हैं पुरुष भी। क्या बात। बिल्कुल। जब संभाला स्त्री ने द्वार पार का काज, जब संभाला स्त्री ने द्वार पार का काज, तब पुरुष और बांटा पुरुष का भी भार, तब पुरुष ने भी झांका घर के भीतर, क्या बात। तब पुरुष ने भी झांका घर के भीतर, संभाला वो जो अब तक संभालती थी केवल स्त्रियां, क्या जो अब तक संभालती थी केवल स्त्रियां।
सशक्त थी ही स्त्रियां पहले, सशक्त थी ही स्त्रियां पहले, गौर कीजिएगा, हाँ जी, बिल्कुल स्वागत। पर अब पुरुष भी है पहले से ज्यादा सशक्त। वाह क्या बात है, बिल्कुल। पर अब पुरुष भी है पहले से ज्यादा सशक्त, क्योंकि समान है अब दोनों का काम, क्या बात है, दोनों का सम्मान और दोनों का योगदान, कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं। धन्यवाद। दोस्तों, प्रकृति ने जो हमें डिजाइन किया है वो एक अलग कैनवास पर है, और उस डिजाइन को जब हम छेड़ने की कोशिश करते हैं, छेड़छाड़ की कोशिश करते हैं, तो वो कैनवास बिखर जाता है। हम चाहते हैं कि एक दिन में, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन एक साथ जिए, पर आप सोचिए कि जब हम डिजाइन को बिगाड़ेंगे तो वो शायद एक दिन एक पल भी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ जो डिजाइन में एक ब्रेन नाम का नालायक जो ऑर्गन है वो नालायकी करना सिखाता है, और वो ब्रेन जो है वो इस तरह से हमें छेड़छाड़ करता है कि वो डिजाइन को बिगाड़ देता है। तो आप कल्पना कीजिए, अगर कपिल देव ये सोचते कि मैं पहले में ही विश्व विजेता हो जाऊं तो शायद नहीं हो पाते, सचिन ये सोचते तो शायद नहीं हो पाती, सानिया मिर्जा ये सोचती तो शायद नहीं हो पाती, अगर विवेकानंद सोचते तो शायद ऐसा नहीं कर पाते। बहरहाल कभी कभी हम एक पल को, एक काम को एक वक्त में अगर जीने का प्रयास करें तो धीरे धीरे सफर आगे बढ़ेगा। हमारी अगली जो कवित्री हैं उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने 10 साल तक काम किया ऑनलाइन ऑफलाइन अपनी कविताओं में। उनकी जो रचना यात्रा है, मैं जिक्र करना चाहूंगा कि सफर में धूप तो होगी, ऑनलाइन वुमनिया, इंद्रधनुष, सतरंगी सपनों का धनक, और लापता चिट्ठियों का एक प्रकाशन, क्योंकि 10 साल तक उन्होंने केवल NOW अब पर काम किया, अभी पर काम किया, तब ये सफर यहां तक पहुंचा है। हर दिन एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया। बस एक बात कह के मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, मुश्किल यूं अपनी बढ़ाकर और फिर सारी रात ना जागता है और ना सो सकता है। अनामिका जी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपनी रचना यात्रा से हमें भी लाभान्वित करें। नमस्कार। नमस्कार। आज की जो प्रेमिकाएं होती हैं वो अपने भाव को, अपने बिछोह को किस तरह से एक तंज के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करती है। खुद को राधा समझती है और प्रेमी को माधव समझती है। उसी पर मैंने कुछ लिखा था। स्वागत। आपके तंज का स्वागत जी, शुक्रिया। सुनिएगा। हे केशव, हे माधव, तुम तो बांसुरी संग तान लगाकर बहला लेते हो मन को। मैं किस तरह अपने मन को बहलाऊं? तुम तो परम योगी हो, अपने आप को वश में रखना आता है तुम्हें। मैं किस तरह अपने मन को समझाऊं? तुम हो छलिया, छल के भूल जाते हो। मैं किस तरह उन यादों को भरमाऊं? तुम चंचल चितवन से छू लेते हो हृदय को। मैं तुम जैसे चितवन कहाँ से लाऊं? तुम लीलाधर नित नई लीलाएं रचते, मैं उनमें सत्य कहाँ से पाऊं? तुम गोपियों संग रास रचाते, मैं तुम जैसा सखा कहाँ से पाऊं? तुम मनमोहन सबके मन को मोहते, मैं तुम जैसे ढंग कहाँ से लाऊं? हे केशव, हे माधव, कोई तो होगा उपाय जो तुम मुझे दो बताए। तुम प्राण प्यारे, तुम कालिंदी, तुम राधापति, तुम प्रेमी, तुम नारायण, सबकी पीड़ा हरते हो। मेरी पीड़ा का तोड़ कहाँ से लाऊं? तुम हो चंद्र कोटि सुशीतल, दे दो थोड़ी शीतलता मुझे भी। तुम हो दत्वर, देते हो वर, एक वर कर दो मेरे भी नाम। हर जन्म में मैं ही तुम्हारी प्रेयसी बन के आऊं। हर जन्म में मैं ही तुम्हारी प्रेयसी बन के आऊं, पर हृदय तुम्हारा पाऊं और तुम मेरा हृदय लिए जन्मो। तुम निस दिन बाट निहारो और मैं बांसुरी बजाऊं। क्या बहुत खूब, बहुत। मेरी अगली कविता का शीर्षक है तुम्हारा मेरा साथ।
प्रेम की सारी स्मृतियां मैं तज आई हूँ, प्रेम की सारी स्मृतियां मैं तज आई हूँ। रिक्त हृदय लिए ज्योति हूँ बाट तुम्हारी, रिक्त हृदय लिए ज्योति हूँ बाट तुम्हारी। तज दिए गए फूलों से बनाती हूँ सुर्ख रंग, तज दिए गए फूलों से बनाती हूँ सुर्ख रंग। घोली है उसमें मैंने अपनी चुप्पियां, तुम्हारी याद से उपजी महक इत्र है, तुम्हारी याद से उपजी महक इत्र है। सहेजा है जिसे मैंने अपनी देह में, तुम्हारे आने पर इन्हीं रंगों से खेलूंगी तुम संग होली, बनाऊंगी नई स्मृतियां। रिक्त हृदय को भर लूंगी तुम्हारे प्रेम से, लौट जाऊंगी नई स्मृति का वादा लिए। बस इतना भर है तुम्हारा मेरा साथ। धन्यवाद। बहुत इतना भर है। गोली है चुप्पियां। हाँ। क्या बात है, नया शब्द। वाह, शुक्रिया। मेरी अगली कविता का शीर्षक है दुख। दुख। क्या तुमने सुना है वह संगीत जो तुम्हारे भीतर रुदन के साथ साथ बजता है? यह मन की सबसे निर्मल अवस्था है। दुख में स्वयं को पुचकारता, खाली होता भरता मनुष्य। तुमने सुनी है वह भीतर से आती आवाज जो बाहर के शोर में तुम्हें थपकियां सी देती है। या दरकिनार कर इसे तुम भटकते हो बाहर सुख की खोज में। दुख की अवस्था सुख की अवस्था से बेहतर है, दुख की अवस्था सुख की अवस्था से बेहतर है कि इसमें बची रहती है मनुष्य में मनुष्यता, हृदय में संवेदना, किरदार में दृढ़ता। सुख के दिनों में मत देना वेदना, सुख के दिनों में मत देना वेदना। दुख इन्हीं दी गई वेदना की प्रतिध्वनि है। वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। मेरी अगली कविता का शीर्षक है तुम्हारे समानांतर। तुम्हारे समानांतर। वाह, तुम्हारे समानांतर मेरी एक अलग दुनिया चलती है, तुम्हारे समानांतर मेरी एक अलग दुनिया चलती है, जिसमें निहित रहता है धूप का वो गर्म टुकड़ा, जिसके होने से मेरे होने का एहसास जिंदा रहता है। धूप का वो गर्म टुकड़ा, जिसके होने से मेरे होने का एहसास जिंदा रहता है। इस दुनिया में मेरे हिस्से आती है वो सारी नमी जो तुम्हारी दुनिया में कभी मेरे हिस्से में नहीं थी। मैं बना लेती हूँ एक खिड़की इस बंद अंधेरे कमरे में और रचती हूँ अपना आकाश, जहां से आती रश्मियों के टुकड़े काफी हैं मेरी क्षत विशत आत्मा को फिर से आकार देने के लिए। मैं उगा लेती हूँ अपने हृदय की बंजर धरती पर भी कुछ जड़ी बूटियां, वाह क्या बात, जिनका महलम काफी है मेरे हृदय पर उभरे अपमान के घावों को भरने के लिए। लेकिन मैं फिर से नहीं भर पाती रंग, लेकिन मैं फिर से नहीं भर पाती रंग अपने रचे आकाश में। काले सफेद रंगों के बीच मैं ढूंढती हूँ वो कूची जो भरी है नारंगी, लाल, पीले और हरे रंगों से। क्या बात। सूख चुके रंगों में जिस नमी की है कमी, सूख चुके रंगों में जिस नमी की है कमी, मैं चाहती हूँ उसे तुम भर दो अपने उस प्रेम से अब तक जो संजो कर रखा है तुमने अपने हृदय में। मैं चाहती हूँ यह जो समानांतर चलती दुनिया है अब समानांतर न रहे, बस एक हो जाए। समानांतर न रहे, एक हो जाए। शुक्रिया। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मैंने लिखना चाहा था। मैंने लिखना चाहा था पहले प्यार का पहला प्रेम पत्र, जिनमें मैं लिखती तुमसे प्रभावित सारी बातें, तुम्हारी आंखों की तारीफ और कुछ शरारतों की हिदायतें। शरारतों की। मैंने लिखना चाहा था तुमसे रिश्ते माफ कीजिएगा, मैंने लिखना चाहा था तुमसे रिश्ते मुझ तक पहुंचते, प्रेम के एहसास को जिसे मैं समाहित कर लेती अपनी आत्माकाश के अंतिम छोर तक। मैंने लिखना चाहा था अपनी कल्पना को जिसमें तुम और मैं एक आकार हो जाते, दो जिस्म एक जान हो जाते। मैंने लिखना चाहा था उन अनगिनत अनकहे संवादों को जो मैं करती आई थी तुमसे तुम्हारे बिना। कुछ प्रश्न जो मैंने तुमसे किए और उनके उत्तर भी खुद मैंने ही दिए। उत्तर भी खुद मैंने दिए। समृद्ध शब्द। पर मैं लिख न पाई न प्रेम न पत्र और न ही कोई संवाद, क्योंकि मेरी कल्पना को हकीकत बनने से पहले ही रौंद आए थे तुम मेरे विश्वास को, मेरी श्रद्धा को, यह कहकर कि तुम वो नहीं जिसे मैंने चाहा, तुम वो नहीं जिसे मैंने चाहा, तुम मेरी कल्पना का साकार रूप नहीं, तुम नहीं हो कोमलांगी, ना ही हो किसी अप्सरा सी जिस पर मोहित हो मैं अपना सर्वस्व लुटाऊं। तुम नहीं लगती आकर्षक, नहीं करती मेरे मन को आंदोलित। समझ गई थी मैं तुम्हारे मन की उलझी हुई कामनाओं को,
उलझी तुम हुई हो कामनाएं। हाँ। सर्वश्रेष्ठ, अपने ही मन की कंदराओं में कैद एक मैं ही, हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही चाहोगे। माना नहीं हूं मैं तुम्हारी कल्पनाओं की साकार मूरत, लेकिन फिर भी है विश्वास जगत में भटक कर आखिर में जब तुम न रहोगे अपने मैं से मोहित और करना चाहोगे अपनी आत्मा की तृप्ति को पोषित, मेरे पास ही तो तुम आओगे। मेरे क्या पास ही तो बात तुम है। आओगे। दोस्तों, एक तारीख है 9/11 और 9/11 तारीख सामने आते ही हमें एक ही दृश्य दिखाई देता है। वो अमेरिका की धरती, वो उड़ते हुए जहाज, वो बिल्डिंग का नष्ट होना, ध्वंस होना, और वो जॉर्ज बुश जिसकी प्रतिक्रिया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 9/11 केवल विध्वंस के लिए याद नहीं की जाती? 9/11 सबसे बड़ी रचनात्मकता, सनातन संस्कृति का जो पुनर्स्थापन विश्व में हुआ, उसके लिए भी याद की जाती है। याद कीजिए, नरेंद्र दत्त नाम का एक युवक शिकागो अमेरिका की धरती पर गया, और वो भी तारीख 9/11 थी जब उन्होंने अपने संबोधन से, अपने सनातन संस्कृति के बहुत ही आत्मा से भरे, चिंतन से भरे जब संबोधन को पूरे विश्व में दिया, तो सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना इसी 9/11 को हो गई। तो कभी कभी हम विध्वंस की ओर ज्यादा अपना फोकस रखते हैं, रचनात्मकता की तरफ कम कम। हो जाता है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी कवित्री है जो एमबीएम की रिसर्च स्कॉलर हैं, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ अपना दृष्टिकोण, अपना फोकस धीरे 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 अपने आप को कविताओं की यात्रा पर इस तरह बढ़ाया कि आज उनकी कविताएं सोशल मीडिया पर, अमेजन पर और जितने भी सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म है वहां हमें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन इसके पीछे जो रचनात्मकता है, उनका एक एक दिन, एक एक तारीख, इसके पीछे एक समर्पण है। ऐसी ही कवित्री हैं निधि जी व्यास। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी कविताओं से नवाजें। आदरणीय निधि व्यास। नमस्कार। नमस्कार। प्रेम में कितनी गहराई होती है और प्रेम हमें कितना ऊंचा उठा सकता है, इसी को अभिव्यक्त करती हुई कविता है कि बात एक ही लगती है। स्वागत। मैं जितना दूर भागती हूँ खुद से, वो फिर से करीब ले आता है। क्या बात। मैं जितना दूर भागती हूँ खुद से, वो उतना करीब ले आता है। अपने करीब या मेरे करीब, पर बात एक ही लगती है। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। जो मेरी उलझने होती है वो कहीं दूर ही समझ जाता है। जो मेरी उलझने होती है वो कहीं दूर ही समझ जाता है। हाँ, कभी कभी वो मेरे अधरों से मेरे शब्द भी चुरा ले जाता है। क्या बात है। बहुत खूब। उसकी आंखों से अब मैं खुद को देखा करती हूँ। उसकी आंखों से अब मैं खुद को देखा करती हूँ। फिर वो देखे या मैं देखूं, पर बात एक ही लगती है। बात एक ही होती है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। शुक्रिया। जब जब मैं सौंदर्य बोध से विमुख सी होने लगती हूँ, जब जब मैं सौंदर्य बोध से विमुख सी होने लगती हूँ, तब तब वो नए रंग ले आता है। वाह, क्या बात है। जितना एक दूसरे में खोते हैं हम, उतना ही वो नए जीवन के कैनवस पर नई रचना रच जाता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत जितना एक दूसरे में उतरते हैं हम, उतनी रचना जी उठती है। वाह। जितना एक दूसरे में उतरते हैं हम, उतनी रचना जी उठती है। फिर वो रचे या मैं रचूं, पर बात एक ही लगती है। अरे बहुत खूब, बहुत खूब। और अंतिम पंक्तियों में देखिएगा कि प्रेम कितनी ऊंचाई पर ले जाता है कि उसके कृष्णत्व में राधा बनकर महारास में रचाती हूँ। कृष्णत्व। उसके कृष्णत्व में राधा बनकर मैं महारास में रचाती हूँ। उसके शिवत्व में हिमाद्री बनकर महानिर्वाण भी मैं पाती हूँ। बहुत खूब। कृष्णत्व और शिवत्व। उसके शिवत्व में हिमाद्री बन महानिर्वाण भी मैं पाती हूँ। उसके और मेरे मन का क्षितिज एक ही लगता है। फिर वो हो या कि मैं हूँ, पर बात एक ही लगती है। फिर वो हो या कि मैं हूँ, पर बात एक ही लगती है। बहुत शुक्रिया। और अब प्रेम में जो पीड़ा है उसको अभिव्यक्त कर रही हूँ कि घुटन चुभन सी धड़कन धड़कन,
वाह, रुंधे गले और सहमी आंखें, बहुत खूब। घुटन चुभन सी धड़कन धड़कन, रुंधे गले और सहमी आंखें, वाह, तड़प बहुत पर अधर है चुप चुप, बोझिल बोझिल भारी सांसें, तड़प बहुत पर अदर है चुप चुप। बिल्कुल। क्या इस जीवन की खातिर ही उन सपनों का त्याग किया था? कहो भला क्या इसकी खातिर हमने यूं ही प्यार प्यार किया? किया। वाह, क्या बात है। भूख कभी उठती है मन में, क्या था जो मैं देख न पाई? भूख कभी उठती है मन में, क्या था जो मैं देख न पाई? कदम कदम चलती थी संभल कर, फिर कैसे ये ठोकर खाई? वाह, क्या बात है। दोष है किसका कैसे जाने, कर्म भाग्य की बातें माने। दोष है किसका कैसे जाने, कर्म भाग्य की बातें माने। क्या मिथ्या जीने की खातिर पल पल मरण स्वीकार किया था? क्या मिथ्या जीने की खातिर पल पल मरण स्वीकार किया था? कहो भला क्या इसकी खातिर हमने यूं ही प्यार किया था? वाह, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। और पंक्तियां देखिएगा कि क्या श्रृंगार करूं मैं तन पर, क्या श्रृंगार करूं मैं तन क्या पर। श्रृंगार करूं मैं तन पर, बोझ जो गहरा है जब मन पर। गीत भी गाऊं तो क्या गाऊं, बिखरे बिसरे हैं सारे स्वर। बहुत खूब, एक बहुत सच्ची मुस्कान को तरसे क्या पाएंगे हम सज धज के, एक सच्ची मुस्कान को तरसे क्या पाएंगे हम सज धज के। क्या सबको छलने की खातिर दर्द सहन 100 बार किया था? क्या वाह कहो भला क्या इसकी खातिर हमने यूं ही प्यार किया था? वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मान भी टूटा अभिमान भी टूटा, पूछो न हमसे क्या क्या छूटा। मान भी टूटा अभिमान भी टूटा, पूछो न हमसे क्या क्या छूटा। प्रेम की छाया न मिल पाई और विश्वास से नाता टूटा। बहुत खूब, बहुत खूब। खाली जीवन जीते जीते चलते थकते हैं हम चलते चलते। वाह, खाली जीवन जीते जीते थकते हैं हम चलते चलते। चाही थी नदियां कल कल सी, क्यों जीवन मझधार मिला क्या था? बात है। कहो भला क्या इसकी खातिर हमने यूं ही प्यार किया था? वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और अंतिम पंक्तियां देखिए कि जब देवता भी कुछ नहीं कर सकते, कि जाने कितने देव मनाए रो रो उनके चरण धुलाए। जाने कितने देव मनाए रो रो उनके चरण धुलाए, फिर भी न पत्थर पिघला एक पल, अहो विधाता कैसा ये फल। फिर भी न पत्थर पिघला एक पल, अहो विधाता कैसा ये फल। जल में मगन हो जाए ये धरती, तो क्या ये घुटन कम होगी? क्या बहुत जब प्रलय आता है, प्रलय, जब पूरी सही। धरती जल में मगन हो जाती है, हाँ, तो जल में मगन हो जाए ये धरती, तब क्या ये घुटन कम होगी? कहो विधाता जीवन देकर क्या मुझ पर उपहास किया था? वाह, क्या कहो भला क्या इसकी खातिर हमने यूं ही प्यार किया था? कहो भला क्या इसकी खातिर हमने यूं ही प्यार किया था? बहुत सही। और कविता अगली देखिएगा कि जब इमोशनली हाँ जी। कोई हमारे लिए वक्त पर अवेलेबल नहीं होता और वक्त गुजर जाता है, तो अधरों पर मिलन के गीत नहीं, नैनों में चाह अधीर नहीं। बहुत अच्छे। अधरों पर मिलन के गीत नहीं, नैनों में चाह अधीर नहीं। कंपित नहीं हृदय देखकर तुमको अब नित नूतन श्रृंगार नहीं, अब निर्मोही जीवन है। सुंदर। अब निर्मोही जीवन है, प्रणय का कोई भी आधार नहीं। तब क्यों आए हो मुझे प्रियतमा कहने वाले, अब आए तो क्यों आए हो? वाह, क्या बात है। मुझे प्रियतमा कहने वाले, अब आए तो क्यों आए हो? जब नव यौवन प्रस्फुटित था, कोमल काया मनमोहन थी। जब नव यौवन प्रस्फुटित था, कोमल काया मनमोहन थी। और हाथ बड़े थे तुम्हें देखकर, प्रणय चाह अनुमोदन थी। मैं आलिंगन की इच्छा से, मैं आलिंगन की इच्छा से पहरों तक बैठी रहती थी। न आते थे तुम और यहाँ मैं विरह वेदना में जलती थी। अब जब मिलन विरह का ताना बाना इतने वर्षों में टूट गया, तब क्यों आए हो? अब जब मिलन विरह का ताना बाना इतने वर्षों में टूट गया, तब क्यों आए हो? मुझे प्रियतमा कहने वाले, अब आए तो क्यों आए हो? और क्या होता है कि महत्वाकांक्षाओं के गहरे समंदर में मोती ढूंढते हुए महत्वाकांक्षा तुम मेरे प्रेम को किनारा करते गए। महत्वाकांक्षाओं के गहरे समंदर में मोती ढूंढते हुए तुम मेरे प्रेम को किनारा करते गए। मैं तो सौंधी मिट्टी सी महकना चाहती थी, तुम विष जीवन में भरते रहे। सौंधी मिट्टी सी। मैं तो सौंधी मिट्टी सी महकना चाहती थी, तुम विष जीवन में भरते रहे। अब अमृत का मोह जगा तुम्हें, अब अमृत का मोह जगा तुम्हें। जब मैं विषकंठ लगा बैठी,
अब अमृत की अभिलाषा ही नहीं तब क्यों आए हो, मुझे प्रियतमा कहने वाले अब आए तो क्यों आए क्या हो। बात है, बहुत खूब। और अंतिम पंक्तियां देखिएगा कि मन की नदी अब सूख चुकी है, मन की नदी अब सूख चुकी, कोई भाव भी इसमें बचा नहीं, हर श्रृंगार हर रस से विमुख हूं मैं, हृदय का स्पंदन तक वर्षों से सुना नहीं। मन की नदी अब सूख चुकी, कोई भाव भी इसमें बचा नहीं, हर श्रृंगार हर रस से विमुख हूं मैं, हृदय का स्पंदन तक वर्षों से सुना नहीं। अब पथ अलग है पथिक अकेला, पथ अलग है पथिक अकेला, किसी साथ की आस नहीं तब क्यों आए हो, मुझे प्रियतमा कहने वाले अब आए तो क्यों आए हो, मुझे प्रियतमा कहने वाले अब आए तो क्यों आए हो। बहुत दोस्तों, कभी कभी छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी कहानियों का हमारे ऊपर बड़ा बेहद असर होता है। अगर हमने जिस गिरते हुए सेव को देखा, न्यूटन ने उसमें गुरुत्वाकर्षण देखा, हमने उड़ती हुई चिड़िया को देखा, राइट बंधुओं ने उसमें एरोप्लेन देखा। ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं वो कभी कभी जीवन पे बहुत असर कर जाती हैं। ऐसे ही एक मुल्ला थे नसीरुद्दीन, जिनका नाम आपने सुना होगा। वो बड़े जीनियस थे, चाहे वो अलग फील्ड में जीनियस थे, लेकिन थे जीनियस। उनको चोरी की आदत थी, लेकिन किसी ने संकल्प दिलाया कि ये चोरी छोड़ दो और सच बोलो, जो भी काम करो उसमें सच बोलो। तो उन्होंने कहा, मन में सोचा कि चोरी तो करनी है, लेकिन चोरी और सच का तो साथ हो ही नहीं सकता। बहरहाल वो एक गधे पे एक कपड़े की गठरी लाद कर जा रहे थे। रास्ते में दरोगा ने देखा तो कहा, क्या ले जा रहे हो? मैं चोरी का माल ले जा रहा हूँ। अच्छा। सच बोले। गठरी खोली तो उसमें कहीं भी कुछ भी नहीं दिखा। उन्होंने जाने दिया। ऐसे करके दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन वो गधे पे गठरियां लाते रहे, वो खोलते रहे। 20 साल बीत गए, दरोगा जी रिटायर भी हो गए, लेकिन वही सिलसिला। रिटायरमेंट के बाद जब मुल्ला जी को एक दिन उन्होंने बाजार में देखा तो दौड़ के गए, भैया इधर आओ, और उन्हें एक टपरी पर बैठाकर एक चाय पिलाई। भैया इतना सा बता दो मुझे कि तुमने चोरी नहीं की और हमेशा ये सच बोलते थे कि मैंने चोरी की, इसका राज मुझे आज बता दो, जो मैं नहीं तो तड़फ के मर जाऊंगा अपने जीवन में। तो उन्होंने कहा, अब एक गधे, मैं सारी उम्र गधा चुरा चुरा के जाता था और सच बोलता। तो कभी कभी जो हमारी खोजी नजर होती है ना, वो इसी तरह से होती है। तो एक ऐसी खोजी नजर वाली वरिष्ठ कवित्री आज हमारे साथ हैं, जिनकी खोजी नजर ने कहीं हिंदुस्तान में अपने कविताओं का अनुवाद अंग्रेजी में करवा लिया, कभी उर्दू में करवा लिया, कभी बांग्लादेश में करवा लिया। करवा लिया से मतलब उन्होंने नहीं करवाया, मजबूर कर दिया अगलों को। ऐसी ही वरिष्ठ कवित्री आज हमारे साथ हैं, आदरणीय नीना जी छिब्बर। उन्हें सुनना भी हमारे लिए एक रोमांचित करेगा हमें, तो मैं उन्हें दावत देता हूँ कि आए, आदरणीय नीना जी। सभी को नमस्कार। मेरी पहली कविता का शीर्षक है होता है इश्क। होता है दीपक में जलती बाती सा होता है इश्क, तूफान में तिनके के सहारे सा होता है इश्क, घने जंगल में जुगनू की चमक सा होता है इश्क, क्या बात है। प्राणों में सांसों की चलन सा होता है इश्क, दुखों के बवंडर में नन्ही आस सा होता है इश्क, अरे क्या बात। सुखों के सागर में आह्लादित लहरों सा होता है इश्क, अकेलेपन में यादों सा होता है इश्क, वाह क्या बात। कड़ी धूप में बादल की छांव सा होता है इश्क, अमावस्या की रात में नयन तारे सा होता है इश्क, क्या सूखे पेड़ पर एक हरियल पत्ते सा होता है इश्क, क्या बात। सूखे पेड़ पर एक हरियल पत्ते सा होता है इश्क, फूलों में भीनी खुशबू सा होता है इश्क, पूस की रात में अलाव की गर्माहट सा होता है इश्क, अरे वाह क्या बात। रिमझिम बारिश में मयूर नृत्य सा होता है इश्क, खामोशियों को जो गुनगुनाए वो गीत होता है इश्क, क्या बात है क्या बात।
जागती आंखों में मीठे सपने सा होता है इश्क। क्या बात, पपीहे की पुकार सा होता है इश्क। वाह, बहुत खूब, हंसों के जुड़ाव सा होता है इश्क। वाह, हिरनी की चंचलता सा होता है इश्क। आस सा, विश्वास सा, कोमल एहसास सा होता है इश्क, होता है इश्क, होता है इश्क। इश्क ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसा हूँ। हमारी जिंदगी में जो परेशानियां हैं, जो दुविधाएं हैं, जो हम दौड़ रहे हैं, उसमें से एक मोहलत मांगती है दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है थोड़ी मोहलत तो दे जिंदगी। चाहता हूं तान दूं ठंडी चादर भावों की, बिछा दूं नरम सपनों के बिस्तर, ओढ़ा दूं स्नेहिल शब्दों की चादर, सौंप दूं विश्वास की एक डोर उस छोर तक। थोड़ी मोहलत तो दे जिंदगी। कांटों से सीख लूं खुशनुमा जीवन, तारों से सीख लूं अंधकार को सजाना, सूरज से सीख लूं जलकर गति देना, पर्वतों से सीख लूं अडिग रहना। थोड़ी मोहलत तो दे जिंदगी। वाह, क्या बात है, क्या बात। बांट दूं कुछ संजोए हुए सिक्के यादों के, बांट दूं कुछ संजोए हुए सिक्के यादों के, बांच लूं भीतरी ऊहापो, सोख लूं तूफानी आंखों का सैलाब, समेट लूं बिखरे पन्ने उम्र के तमाम। थोड़ी मोहलत तो दे जिंदगी, थोड़ी मोहलत तो दे जिंदगी। हर पंक्ति में नई उपमा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दौर में हम युद्ध बहुत देखते हैं, तो युद्ध क्या है? युद्ध नहीं लड़ा जाता मात्र दो देशों के बीच, क्या बात, युद्ध नहीं लड़ा जाता मात्र दो देशों के बीच, नहीं गिरते अणुबम धरा पर, नहीं टूटती मात्र गगनचुंबी इमारतें, धाराशायी होते हैं कच्चे मकान भी, क्या बात, साथ ही जमीन दोज होती हैं उम्मीदें, स्वप्न और आकांक्षाएं। वाह, क्या बात, कमजोर हाथों से उगाए खेतों की, खुले आंखों से देखे भविष्य की, युद्ध लील जाता है सब, युद्ध लील जाता है सब। तो युद्ध जो है वो हमेशा विनाश लेकर आता है। बिल्कुल। हमारे जीवन में हम खेलते हैं और कभी कभी पाला बदल जाता है। तो मेरी अगली कविता जो है, जो लघु कविता है, लघु कविताओं में अक्सर 10 पंक्तियां होती हैं, तो उसका शीर्षक है गोल। गोल, गोल। जिंदगी खेले जब मैच, सुख दुख है दो पाले, कोशिश हो फुटबॉल, किक से पहले पैर फिसले, किक से पहले पैर फिसले, दम भर रुकने से आस थमे, चारों ओर दम घोटू शोर, आंखों में भर चिंगारियां, लक्ष्य को दे हुंकार, दौड़ भाग मुड़ रुक और लगा, क्या सुख के पाले में दे दनादन गोल, दे दनादन गोल, दे दनादन गोल। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हर एक में नया कॉन्सेप्ट। अब लड़कियों को हम जिस तरह से पालते हैं, कहते हैं क्या है और करने के लिए क्या कहते हैं, कि जो जिद्दी लड़कियां होती हैं, जिद्दी लड़कियां, एक जिद्दी लड़की अल सुबह सूरज से आंख मिलाती है, भर दोपहरी कड़ी धूप में खिलखिलाती है, क्या सांझ ढले नहीं डरती काले सायों से, ऐसी जिद का तो स्वागत है। रात को चांद तारों से बतियाती है। क्या बात, एक जिद्दी लड़की अपनी आंखों में नहीं भरती औरों की उम्मीदें, अपने ही सुख दुख को भोगती है हंसकर, अपनी ही सीमाओं को लांघती है और जीतती है, अपनी लैंगिक अवस्था को बीमारी नहीं मानती। क्या बात, एक जिद्दी लड़की हर दिन, हर माह, हर साल दोहराती है अपनी आकांक्षाएं, हर बात, हर घात, हर हार बदलती है जीत में, हर स्वाद, हर दंश, हर आग को हौसले से पस्त करती है, हर ना को हाँ में बदलने की कोशिश करती है। आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मचिंतन, आत्म अनुशासन का खजाना करती है एक जिद्दी लड़की, एक जिद्दी लड़की, एक जिद्दी लड़की।
तो ऐसी लड़कियां होनी चाहिए जो जिद करें। बिल्कुल। पिता पर हम कहते हैं हमारे पिता हमें बहुत डांटते हैं, लेकिन पिता की डांट नसीब वालों को मिलती है। तो मेरी अगली कविता का शीर्षक है पिता की डांट। पिता की डांट करती है कमाल, जिसे पड़ जाए हो जाता है निहाल। सिर्फ उंगली उठते ही घर थम जाता है, सिर्फ उंगली उठते ही घर थम जाता है। हर बच्चा बर्फ सा जम जाता है। नीची नजरें कांपता रहता शरीर, नीची नजरें कांपता रहता शरीर। माँ को निशब्द कहते अब संभाल। पिता सिर्फ देखते नजर भर, पर रहते मौन। क्या चाहते ये पूछता कौन? उनके आने से पहले सब होता व्यवस्थित, हर कोना हर चीज हर काम में सुधार। त्योहार पर लाते खूब उपहार, हमें देकर पाते सुख। डांट का डर करवाता सफलता का काम। पिता की डांट है 100 आशीर्वाद के समान। पिता की डांट के डर से 100 गुना बढ़ जाता हमारा उत्साह। पिता की डांट करती कमाल। एक हो गया वैसे। हाँ 7:45 अगर छोटी एक और एक व्यंग सुना देती हूँ, छोटी कर दूंगी। हाँ, मेरी आखिरी कविता है जो एक व्यंग है, बॉस का कुत्ता। जी हाँ, आज गजब हो गया। आज बॉस नहीं, बॉस का कुत्ता नाराज हो गया, क्योंकि मेरी मूंछ का बाल उसकी पूंछ के बाल से बड़ा हो गया। क्या बात है। इस ग्रह शांति का कोई सरल उपाय नहीं है। ये तिल तेल उड़द से नहीं उतरता है। इसके लिए नए प्रयोग करने होंगे। सर्वप्रथम कुत्ते की दुम को सहलाना होगा। कभी कभी घर जाके मुस्कुराकर कटवाना होगा, क्योंकि गौर कीजिए, क्योंकि काटना उसका प्रमाद है और हमारा प्रसाद है। क्या बात। दोनों हाथ से ग्रहण करना होगा। भौंकने के संगीत पर तालियां भी बजानी होगी। उसके आगे घुटने टेक कर पूंछ को सहलाना होगा। अपने सिर को काटकर बौना करना होगा, तभी तो वो अपने तरीके से हमारे लिए बॉस को फुसलाएगा। वह जंजीर से बंधा है, बॉस के कर्म कांडों से जुड़ा है। हे मानव फिर भी तू अड़ा है। हे बुद्धिमान प्राणी संभल जा, बदल जा। कद्दावर मानव होने का मोह त्याग दे, वरना मानव होकर भी खो जाएगा। बॉस नहीं, बॉस के कुत्तों के हाथ मारा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम ऐसे युग में रहते हैं जहां रिश्तों की जायदाद वक्त ने हड़प ली है, और अब सोशल मीडिया सत्यम शिवम सुंदरम ज्यादा बिखेरता है, लेकिन समझदारी कम बिखेरता है। और हम वक्त की हड़पी हुई इस जायदाद के प्रॉपर्टी के कागजात लेकर बड़े खुश होते हैं, लेकिन वक्त क्या सितम करता है हम सोच नहीं सकते। हम टूटे हुए पैरों में ब्रांडेड जूते पहनकर खुश होते हैं, मैट्रेसेस के गद्दों पर सोकर चाहे नींद आए या ना आए हम खुश होते हैं। लेकिन ये जो युग है, उस युग ने माँ की नानी की कहानियों को छीन लिया है। वो बिना सुनाए सो जाती है और हम इंस्टा पर अपनी कहानियां डालकर खुश होते हैं। हम ऊपर से इतना अभिनय करते हैं, और लेकिन भीतर से हमारे जो हंसी दबी होती है, भीतर से जो गम दबा होता है, उसे अपनी हंसी में बिखेर देते हैं। लेकिन ऐसे युग में क्या हम निराश हो जाएं? क्या हम याद करें कि जब बुरे वक्त में हमारे पिताजी तार भेजते थे, माँ चिट्ठियां भेजती थी, क्या उसको याद करके हमेशा दुखी रहें? क्या हम भूल जाएं कि हमारे सोशल मीडिया पर 7000 फ्रेंड्स हैं, फेसबुक पर 7000 फ्रेंड्स हैं, और एक आवाज देने पर आज 4 फ्रेंड्स भी दौड़े हुए नहीं आते हैं। ये सब है, ये सब और चलेगा, और ज्यादा चलेगा, लेकिन कविताएं हमें इस युग से जोड़ के तो रखेगी, लेकिन कविताएं हमारे भीतर से, हमारे आत्मचिंतन से भी हमें जोड़े रखेगी। और इसी
कॉन्सेप्ट को इसी सारी बातों को याद रखते हुए ये नए प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करने की मैंने जरूरत की। और आज खुशी है कि पिछले 3 साल में 125 से ज्यादा कवि कवित्री, जिन्होंने भाषा हिंदी, उर्दू और यहां तक कि अंग्रेजी की भी कभी कभी कविताएं आई, राजस्थानी की कविताएं तो आती ही हैं अक्सर। हमने ये सीमा नहीं रखी, हमने नवोदित की सीमा नहीं रखी, हमने स्थापित की सीमा नहीं रखी, हमने मठाधीशों से दूर इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया और आज आप जैसे लोगों ने इसे पुष्पित और पल्लवित किया। हमें खुशी है कि आज के जज्बा में ऐसी कवित्री हमारे साथ हैं जिनकी हर एक रचना की हर एक पंक्ति में एक संदेश है और जज्बा को आगे ले जाने की एक बहुत बेहतरीन क्षमता भी है। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय नीना जी का, आदरणीय अनामिका जी का, रिंकल जी का, निधि जी का और अमिता जी का। बहनों भाइयों, हमें खुशी है कि ये जज्बा इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा और आज के जज्बा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन।